विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से होने वाली मौतों के चौंकाने वाले आंकड़ों और आयतुल्लाह सिस्तानी के शोक संदेश की। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप ने इन देशों के कई हिस्सों को खंडर में बदल कर रख दिया है। भूकंप प्रभावित इलाकों में अब भी चारों ओर मौत का मंजर है। अब तक इस जलजले की भेंट चढ़ने वाले लोगों की तादाद जहां तुर्की में 6,234 हो गई, वहीं सीरिया में भी मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2,370 हो गई है। इन सबसे अलग इस जलजले से हुए नुकसान और लोगों की मौत के बारे में बात करते हुए अटकलों का दौर जारी है। इसी बीच इकोनॉमिस्ट ने वरिष्ठ भूवैज्ञानिक ओगनू अहमद अरजान से बात की और इस भूवैज्ञानिक ने तुर्की में आए इस विनाशकारी भूकंप के बारे में जो बातें की और मरने वाले लोगों की संभावित संख्या के बारे में जो कुछ अनुमान लगाया, वो दिल दहलाने के लिए काफ़ी है। वरिष्ठ भूवैज्ञानिक ओगुन अहमद अरजान ने कहा कि हाल ही में तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के मलबे में 1,80,000 या उससे भी अधिक लोग फंसे हुए हैं, जिनमें से लगभग सभी की जान जा चुकी है। हम इस दावे या ओगुन अहमद अरजान की ओर से पेश किए गए आंकड़ों पर ज़्यादा ध्यान ना भी दें, तब भी संयुक्त राष्ट्र की ओर से बयान किए गए आंकड़े भी काफ़ी ज़्यादा हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कहा था कि इस जलजले में कम से कम 20,000 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए तुर्की के इन शहरों की आबादी 13 मिलियन से ज़्यादा है। गृह मंत्री सुलेमान सोइलू ने कहा है कि तुर्की अपनी पूरी क्षमता के साथ किसी भी आपदा का सामना करने के लिए तैयार है। तुर्क मंत्री ने कहा कि फिलहाल हमारा सारा जोर अपने लोगों की तलाश और बचाव कार्य पर है। तुर्की को हिला देने वाला ये भूकंप हमारे इतिहास की सबसे बड़ी आपदा है। अकेले कहरमान मरअश में 941 इमारतें ढह गईं और कई इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। बता दें कि 1999 में आए जलजले में भी तुर्की में 17,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। वहीं वरिष्ठ शिया धर्मगुरु आयतुल्लाह सिस्तानी ने तुर्की और सीरिया में आए भूकंप पर शोक जताते हुए कहा कि सीरिया और तुर्की में आए इस विनाशकारी जलजले ने हालिया समय की एक अभूतपूर्व मानवीय आपदा को जन्म दिया है। हम अपील करते हैं कि जलजला पीड़ितों की हर मुमकिन मदद की जाए और उन्हें ज़रूरत का हर सामान मुहैया कराया जाए। अगली खबर अल्पसंख्यक समुदाय और आले सऊद के राजनीतिक विरोधियों के लिए कत्लगाह बन चुके सऊदी अरब से आ रही है। सऊदी सत्ता पर मोहम्मद बिन सलमान की पकड़ मजबूत होते ही सऊदी अरब में बेगुनाह लोगों के कत्लेआम में जो तेज़ी आई है, खुद सऊदी इतिहास में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अल्पसंख्यक शिया समुदाय के खिलाफ आले सऊद की दुश्मनी का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तेल की दौलत से मालामाल शिया बहुल पूर्वी अरबिस्तान, खासकर कतीफ और अल अवामिया वगैरह में आले सऊद ने जो दमन चक्र चलाया और चुन चुन कर शिया समुदाय के जवानों और यहाँ तक के बच्चों को भी जुल्म का निशाना बनाया, वो अभूतपूर्व है। एक बार फिर सऊदी राजशाही ने दोषिया जवानों अली मोहम्मद आले रबी और अली हसन सफवानी को मौत की सज़ा सुनाई है। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि इन्हें 20 साल जेल और इतने ही समय तक देश से बाहर ना जाने की सज़ा सुनाई जा सकती है। सऊदी प्रोसिक्यूटर की ओर से भी उनके लिए 20 साल सज़ा की मांग की गई थी। अली मोहम्मद आले रबी को 7 फरवरी 2021 को अल-अवामिया में उनके घर पर हमला करते हुए सऊदी कारिंदों ने बिना कोई सबब बताए गिरफ्तार कर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें बिना किसी अपराध के 3 महीने तक अलग सेल में रखा गया, जहां उन पर जमकर टॉर्चर किया गया और उनके परिवार या वकील से मिलने की इजाज़त भी नहीं दी गई। उनके भाई हसन आले रबी को भी मोरक्को एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो तुर्की जा रहे थे। कहा जा रहा है कि सऊदी तानाशाही आले रबी के खिलाफ आतंकवाद के समर्थन के आरोप में अदालती कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। आले सऊद ने अली मोहम्मद आले रबी पर आतंकवादी विचारधारा का समर्थन करने, आतंकियों की मदद और उन्हें पनाह देने, एक आतंकवादी संगठन का सदस्य होने, इंफॉर्मेशन नेटवर्क और सोशल नेटवर्किंग साइट इस्तेमाल करते हुए आतंकियों से बात करने के आरोप लगाए। अली सफवानी की बात करें तो अली सफवानी पर भी सऊदी तानाशाही की ओर से आतंकवादी विचारधारा का समर्थन, आतंकियों की मदद और उन्हें पनाह देने, आतंकवादी संगठन का सदस्य होने, इंफॉर्मेशन और सोशल नेटवर्किंग साइट इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए, जिन्हें अली सफवानी ने ठुकराते हुए जज के सामने कहा कि ये सब झूठ है और उनसे बलपूर्वक और प्रताड़ित करते हुए दस्तखत लिए गए। अली सफवानी ने कहा कि उन्हें जांच के दौरान भी वकील रखने या किसी वकील से मिलने के अधिकार से भी महरूम रखा गया। गौरतलब बात यह है कि आले सऊद के वकील ने इन दोनों शिया जवानों के लिए मौत की सज़ा की मांग भी नहीं की थी और उनके मौलिक अधिकारों का भी ख्याल नहीं रखा गया और जबरन एतराफ़ के ऐलान के बाद भी आले सऊद के दरबारी क्रिमिनल कोर्ट ने मौत की सज़ा सुना दी।
सरकारी वकील के अनुरोध के बिना अली आले रबी और अली अस सफवानी के खिलाफ मौत की सज़ा बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि ये सऊदी जजों के मनमाने रवैये को दर्शाने के लिए काफ़ी है। बताते चलें कि हाल ही में सऊदी सूत्रों ने खुलासा करते हुए कहा था कि आले सऊद ने राद मोहम्मद ज़ैफ़ आले फ़ज़ल, मोहम्मद अली शिकाक, मंसूर समीर, मरज़ूक मोहम्मद ज़ैफ़ आले फ़ज़ल जैसे जेल में बंद कई लोगों को भी मौत के घाट उतारने की तैयारी कर ली है। अगली खबर में ईरान की बढ़ती मिलिट्री पावर और पहले अंडरग्राउंड एयरबेस पर बात होगी। ईरान ने मिसाइल सिटी के बाद अब अपना पहला अंडरग्राउंड एयरबेस ईगल 44 शुरू किया है। ईरान ने अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाते हुए एक और मील का पत्थर स्थापित करते हुए अपने पहले अंडरग्राउंड एयरबेस का अनावरण कर दिया। ईरान एयरफोर्स के ऑपरेशनल एयरबेस ईगल 44 के अनावरण के मौके पर चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ मोहम्मद बाकरी और सेना प्रमुख अब्दुल रहीम मूसवी भी मौजूद थे। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को इस अंडरग्राउंड एयरबेस की जारी की गई फुटेज में लड़ाकू और ड्रोन विमानों को देखा जा सकता है। इस एयरबेस पर सभी प्रकार के लड़ाकू और बम वर्षकों के साथ साथ हर तरह के ड्रोन को ऑपरेट करने की सुविधा मौजूद है। ये एयरबेस अलर्ट सिस्टम, कमांड पोस्ट, फाइटर जेट मेंटेनेंस हैंगर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सेंटर, नेविगेशन और एयरबेस उपकरण, फ्यूल टैंक जैसी सुविधाओं से लैस है। गौरतलब है कि ईगल 44 वायुसेना के कई सामरिक अंडरग्राउंड हवाई अड्डों में से एक है, जिन्हें हालिया कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में सेना की ऑपरेशनल ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। दुश्मनों की उम्मीद के खिलाफ और उनकी पहुंच से दूर सुरक्षा और रणनीति के तहत इन एयरबेस को अलग अलग इलाकों में बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे बनाया गया है, जो दुश्मन को हैरत और गफलत में डालते हुए कोई भी जटिल ऑपरेशन को कंट्रोल करने में सक्षम होंगे और ईरान के सैन्य उपकरणों और युद्धक विमानों को दुश्मन के हमलों से बचाए रखने में भी अहम साबित होंगे। अगली खबर ज़लज़ले के कहर के बीच अमेरिकी आतंकी मार झेल रहे सीरिया से आ रही है। पिछले 12 साल से भी अधिक समय से साम्राज्यवाद प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहे सीरिया ने वहाबी आतंकवाद पर निर्णायक जीत हासिल की तो अमेरिका खुद आतंकी संगठनों के स्थान पर मैदान में आ धमका और एक लंबे समय से इस देश के तेल और अनाज संपदा को खुल्लम खुल्ला लूट रहा है। सीरिया में अपने हितों को साधने और बशार असद सरकार को बेदखल करने में नाकाम रहे अमेरिका और उसके घटक देशों ने सीरिया के खिलाफ आर्थिक जंग छेड़ते हुए अमानवीय प्रतिबंध थोप रखे हैं। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद सीरिया में ज़लज़ला पीड़ितों की मुश्किलें कम होने के बजाय अमेरिकी पाबंदियों के कारण और बढ़ गई हैं। अमेरिकी पाबंदियों के सबब उन तक राहत सामग्री भी नहीं पहुंच पा रही है। सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मिक़दाद के मुताबिक अमेरिकी पाबंदियों ने ज़लज़ले का सामना कर रही सीरियन जनता की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। फैसल मिक़दाद ने कहा कि ये ज़लज़ला एक बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन जिस चीज़ ने इस मुसीबत को और बड़ा बना दिया वो हमारे हालात हैं। हम वर्षों से आतंकवाद और उसके समर्थकों के साथ जंग कर रहे हैं। हमारे हालात बेहद सख्त हैं। उन्होंने कहा कि सीरिया के खिलाफ लगाए गए अमानवीय प्रतिबंधों ने आपदा की गंभीरता को और बढ़ा दिया। सीरिया के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे खिलाफ लगाई गई अमेरिका की गैर इंसानी पाबंदियों ने हालात बेहद संगीन बना दिए। हम अपने लोगों के लिए ज़रूरत की दवाएं भी नहीं खरीद सकते। वहीं दूसरी तरफ साम्राज्यवाद प्रायोजित वहाबी आतंकियों ने सीरिया के आम सुविधा केंद्रों से लेकर गाड़ियां, मलबा हटाने के उपकरण और आपदा से निपटने वाले ज़रूरी संसाधन तक को बर्बाद कर दिया। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने देश में आए शक्तिशाली भूकंप से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाई है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सीरिया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी और दूसरे मानवीय संगठनों से भूकंप के बाद सीरियाई सरकार के बचाव प्रयासों में सहयोग करने की अपील की है। वहीं दमिश्क के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों का जिक्र करते हुए अमेरिका के प्रमुख समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा है कि सीरिया के खिलाफ लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इस देश के भूकंप पीड़ितों तक दूसरे देशों की राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।